Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of January 2023. 18 जनवरी 2023 का कंप्लीट द हिंदू एनालिसिस देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियो देखने के बाद आपको द हिंदू पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा कोई एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ माय पर्सनल गारंटी, है ना। तो काफ़ी पहले से हम लोग द हिंदू एनालिसिस कर रहे हैं, बी श्योर ऑफ दैट। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जो कि आपको लगेगा ही लगेगा, तो प्लीज़ डू लाइक इट, है ना। तो वीडियो देखकर आप लाइक ज़रूर करें, भूलें ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी थोड़ा तैयारी भी अच्छी कराएंगे। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास हैड एन ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन से महाजनपदास ऐसे थे जिनमें ओलिगार्की थी, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट इज अवंती, बी गंधार, सी वज्जी एंड डी कुरु। तो आपको बताना है कि इन महाजनपदास में ओलिगार्की कहाँ पे थी, ठीक है ना। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी वज्जी। एक्चुअली मल्ला और वज्जी दो ऐसे महाजनपदास थे विच आर वेरी फेमस फॉर बीइंग ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। देर इज अ गण संघ, उसको गण संघ बोलते हैं। ओलिगार्की मतलब गण संघ, है ना, एक संघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास जो थे वो मोनार्कीज थी, लेकिन वज्जी एंड मल्ला वर गण संघ ओनली। Question number 2 is the espionage system was the main feature of which of the following empires। इनमें से कौन से एम्पायर में मेन फीचर एस्पियोनाज सिस्टम था। एस्पियोनाज का मतलब क्या है, जो आपके गुप्तचर और ये सब लोग रहते हैं ना, आईबी वाईबी रॉ वॉ वाले टाइप के। एस्पियोनाज सिस्टम कहाँ पे सबसे दिखता है, तो ये सबसे दिखता मौर्याज में। द करेक्ट आंसर इज ए, मौर्याज वॉज वेरी फेमसली नोन फॉर द एस्पियोनाज सिस्टम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड के बारे में स्टेटमेंट्स है। पहला सवाल है, ट्रेड वाज कंडक्टेड ऑन बार्टर सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द कैटल रियरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, वर्कर्स इन मेटल मेड अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स विद कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1 2 3। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, 1 2 3। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। तो ये तो रहे 3 सवाल। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया। आगे मूव करते हैं, आज के कंसेप्ट ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट ऑफ द डे है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये क्या कैप्चर करेगा, ये कैप्चर करेगा एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन इन इंडिया। इट विल कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन इन इंडिया। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर से, याद रखिएगा, देयर आर 5 ब्रॉड पैरामीटर्स इन दिस, ठीक है ना। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स इन दिस। और ये 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पहला है पेमेंट इनेबलर्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट योर पैरामीटर इज पेमेंट इनेबलर्स, मतलब कौन कौन से इनेबलर्स हैं जो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट को इनेबल करते हैं। सेकंड है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिमांड साइड में क्या क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिमांड साइड में कौन कौन से फैक्टर्स है। देन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सप्लाई साइड, सप्लाई साइड के लिए कौन कौन से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन फोर्थ इज पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट परफॉर्मेंस कैसी है। एंड देन कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई निकालता है। पेमेंट इनेबलर्स, देन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। सबसे अधिक वेटेज अगर हम बात करें तो हाईएस्ट वेटेज जो 45% का है वो पेमेंट इनेबलर्स को दिया गया है। सॉरी, वो दिया गया है पेमेंट परफॉर्मेंस को दिया गया है। द हाईएस्ट वेटेज इज पेमेंट परफॉर्मेंस, लिख लीजिए आप लोग। हाईएस्ट वेटेज इज पेमेंट परफॉर्मेंस। पेमेंट परफॉर्मेंस को कितना वेटेज है, 45% का। देन 25% का दिया गया है पेमेंट इनेबलर्स को, ठीक है ना, 25% पेमेंट इनेबलर्स को। देन सप्लाई साइड के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड डिमांड साइड के इंफ्रास्ट्रक्चर को 15% और 10% दिया गया, मतलब सप्लाई साइड को ज़्यादा दिया गया है 15% का, डिमांड साइड को 10% का। एंड लास्ट जो इंडिकेटर है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, उसको 5% का वेटेज दिया गया है। हाईएस्ट लेकिन याद रखिएगा पेमेंट परफॉर्मेंस, सेकेंड नंबर पे पेमेंट इनेबलर्स, ठीक है ना। तो दिस इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये ट्रैक करता है डेवलपमेंट को इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, मतलब कि ये इंडिकेटर टेस्ट करता है कि डिजिटल पेमेंट में कितना क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना क्या आगे बढ़े, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ द डे, द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स।
सबसे बड़ी न्यूज़ फ्रंट पेज की है, यूएनएससी सैंक्शंस कमिटी ब्लैकलिस्ट्स लश्कर्स मक्की आफ्टर बीजिंग लिफ्ट्स इट्स होल्ड। तो याद रखिएगा अब्दुल रहमान मक्की नाम याद रखिएगा। ही वाज बोर्न इन मतलब पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, बहावलपुर में पैदा हुआ ये, नेशनैलिटी इज़ पाकिस्तान। ही इज़ द डिप्टी चीफ ऑफ लश्कर तैयबा, डिप्टी चीफ है लश्कर तैयबा का, जमातुद्दवा का, एंड हेड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स है जेयूडी और एलईटी का। He also served as head of LET's Foreign Relations Department and member of the Shura जो उसकी गवर्निंग बॉडी है। He is brother in law of the हाफिज़ मोहम्मद सईद, हाफिज़ सईद का ये ब्रदर इन लॉ भी है ना। तो काफ़ी एक बड़ा टेररिस्ट है जिसको कि फाइनली लिस्ट किया गया है एज अ ब्लैक लिस्टेड बाय द यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी। यूएनएससी की जो सैंक्शंस कमेटी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी है, उसने इसको मक्की को एक मतलब टेररिस्ट घोषित करते हुए उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो दैट इज़ अ बिग विन फॉर इंडिया, क्योंकि पहले जो चाइना था वो उसको बार बार क्या कर रहा था, मतलब होल्ड पे रख देता था। चाइना जो था उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ चाइनाज वीटो इट वाज नॉट बीइंग लिस्टेड, है ना। क्योंकि यूएनएससी में आपको पता होना चाहिए 5 मेंबर जो हैं परमानेंट 5, जिनको P5 बोलते हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। और इन यूएनएससी में इनकी ही चलती है, अगर इनमें से एक ने भी मना कर दिया तो नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट वाज ऑन होल्ड। अब चाइना ने अपना वो जो बैन था लिफ्ट कर दिया, उसको हटा दिया होल्ड को, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अब्दुल रहमान मक्की हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट नाउ, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। बैकिंग श्रीलंका, इंडिया सेंड्स फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस टू IMF। अब आप सबको पता है कि श्रीलंका में क्राइसिस सिचुएशन है। श्रीलंका में क्राइसिस ऐसी है कि वहाँ पे पूरा इकोनॉमिक क्रम्बल हो चुका है, ठीक है ना। अब ऐसे में IMF उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो तभी करेगा जब कुछ क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स मतलब जो लोन देते हैं, कुछ जो क्रेडिटर्स हैं परमानेंट श्रीलंका के, जब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जब वो बोलेंगे कि ठीक है वी आर विद श्रीलंका, तभी वो देगा, ठीक है ना। तो ऐसे में श्रीलंका के जो 3 मेजर पार्टनर्स हैं वो हैं इंडिया, जापान एंड चाइना, ठीक है ना। चाइना, जापान एंड इंडिया, दे आर श्रीलंकाज 3 लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो कंट्री है इन तीनों लेंडर्स में वो है इंडिया। इंडिया ने कह दिया कि ठीक है, IMF को कहा है कि नाउ वी आर गिविंग यू एश्योरेंस। इंडिया ने कहा है कि ठीक है हम फाइनेंसिंग एश्योरेंस आपको देते हैं, IMF को कहा है, तो अब IMF ने टिक कर दिया उसको, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। तो अब चाइना और जापान जब उसको कह देंगे तब IMF जो है वो अपने जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करेगा स्विफ्टली टू द श्रीलंका, ठीक है ना। अच्छा, ये एक टर्म था जो यहाँ पे इस न्यूज़ में आया था, वो मैं आपको बता दूँ, पेरिस क्लब। आप लोग देख लीजिए, ये लिखा है ना पेरिस क्लब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी पूछ ले। याद रखिएगा पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशंस का। याद रखिएगा इट इज़ अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस whose objective is to find workable solution to payment problems faced by debtor nations, ठीक है ना। तो जो डेप्टर नेशंस है, मतलब जो लोन लेने वाली नेशंस है, उनमें अगर कोई पेमेंट प्रॉब्लम हो रही है तो उसका एक वर्केबल सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशंस का, ठीक है ना। याद रखिएगा पेरिस क्लब में 22 परमानेंट मेंबर्स है, देयर आर 22 परमानेंट मेंबर्स, मोस्टली जो वेस्टर्न यूरोपियन स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं। इनके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान भी पेरिस क्लब का मेंबर है, याद रखिएगा। एंड ये इनफॉर्मल नेचर का है पेरिस क्लब, इसका कोई फॉर्मल स्टैट्यूट नहीं है, फॉर्मल कोई इंसेप्शन डेट नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर बोल सकते हैं कि पहली जो मीटिंग हुई थी इसकी वो 1956 अर्जेंटीना में हुई थी, अर्जेंटीना के साथ हुई थी, और 1956 को ही इसीलिए इंसेप्शन डेट कुछ लोग पेरिस क्लब का मानते हैं, तो आप लोग भी मान लीजिएगा। इंडिया पेरिस क्लब का मेंबर नहीं है। पेरिस क्लब के जब आप मेंबर्स देखेंगे तो आपको इंडिया, चाइना दोनों नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। यू विल नॉट फाइंड इंडिया, चाइना, यू विल फाइंड साउथ कोरिया, यू विल फाइंड जापान, यू विल फाइंड रशिया, यू विल फाइंड USA, यू विल फाइंड UK, यू विल फाइंड नॉर्वे, बट यू विल नॉट फाइंड इंडिया एंड चाइना देयर, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल। आपको ये फ्रंट पेज के सारे न्यूज़ आइटम समझ में आ गए होंगे, है ना। तो 3 न्यूज़ आइटम्स हमने डिस्कस किए, यूएनएससी वाला, एक हमने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डिस्कस किया, और श्रीलंका पेरिस क्लब हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाई कोर्ट स्टेज CIC ऑर्डर ऑन अयोध्या ट्रस्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसका एक ऑर्डर जो है वो रोक लिया है, ठीक है ना। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, जो भी आप बोलना चाहें। थोड़ा सा मैं आपको इसके फैक्ट के बारे में बता दूँ कि CIC जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2005 में
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहेगी। एंड इसका ज्यूरिस्डिक्शन है सारे सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एंड सेवरल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, और देयर नंबर शुड नॉट एक्सीड 10, मतलब 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस नॉट मोर देन 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ठीक है ना। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 में अमेंड किया गया, और इसने अमेंड करके कुछ जो चीज़ें हैं उनको चेंज करते हैं। जैसे पहले इनका जो टेन्योर था वो 5 साल और 65 साल की एज का था, मतलब 5 ईयर्स और 65 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। लेकिन 2019 में इसको चेंज किया गया, और चेंज करके ये कह दिया गया कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं, देखो द 3 चेंजेस हैव बीन। फर्स्टली देखो लिखा है, प्रीवियसली द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स was fixed for 5 years or until the age of 65 years whichever is early। पहले 5 साल और 65 साल था, जो भी पहले हो जाएगा, ठीक है ना। However, the newly amended bill empowered the central government to prescribe the term of office of the commission as it may deem fit to the government। लेकिन जो अमेंडमेंट था उसने पावर किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी कि वो फिक्स करेगा। सेकेंडली देखो, सैलरी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाज प्रीवियसली आइडेंटिकल टू द सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले जो इनकी सैलरी थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे थी एंड इलेक्शन कमिश्नर्स जैसे थी, लेकिन जो अभी चेंजेस किए गए हैं उसमें उन्होंने क्या कह दिया है कि द न्यूली अमेंडमेंट बिल सेज दैट it will be the power of central government to prescribe the salary allowances and terms of conditions of the chief information commissioners, ठीक है ना। तो ये पावर किसको दे दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई कि वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि इनकी सैलरी क्या रहेगी। Thirdly, as per the newly amendment bill, if chief information commissioner and information commissioners are receiving the pensions or any other retirement benefit from previous government services, their salaries will be decreased by an amount equivalent to that of the pension। अगर मान लो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले कहीं गवर्नमेंट में जॉब किया हो और उसको उसकी पेंशन मिल रही हो, तो जितनी पेंशन उसको मिल रही होगी उतनी उसकी सैलरी घटा दी जाएगी। तो ये भी एक नया अमेंडमेंट है जो कि 2019 में किया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। इफ़ यू कैन मूव विद मी। हिमाचल वुमेन क्रिएट लाइवलीहुड विद पाइन एंड नीडल्स। तो अब हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्यारा केस है जिसमें उनकी वहाँ पे जो महिलाएं हैं दे आर क्रिएटिंग लाइवलीहुड यूजिंग द पाइन नीडल्स। वो कुछ कंस्ट्रक्ट करके क्रिएट करके अपनी लाइवलीहुड चला रही हैं। तो ये क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, उसे हम देखते हैं। तो पिछले 3 सालों में विमेन फ्रॉम 7 ऑफ द हिमाचल प्रदेश 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन हैंड क्राफ्टिंग अ वैरायटी ऑफ होम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो हैंड क्राफ्ट बना रही हैं, वैरायटी ऑफ होम प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड बाय देम एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग द स्टेट्स फ्रेजाइल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हैंड क्राफ्ट और ये सब यूज़ करेंगी, मशीन्स का यूज़ नहीं करेंगी, तो स्टेट का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगी। और ये जो वो यूज़ कर रही हैं, दे आर यूजिंग द they turn the highly flammable leaves of chir pine which often exacerbate forest fires। तो जो चिर और पाइन ये बहुत सूखी पत्तियां होती हैं और इनके कारण बहुत ही ज़्यादा बड़े फॉरेस्ट फायर्स होते हैं। तो जब ये महिलाएं क्या कर रही हैं, दे आर यूजिंग दीज चिर एंड पाइन लीव्स, इनकी मदद से ही ये हैंडक्राफ्ट क्रिएट कर रही हैं। तो बहुत सारे फॉरेस्ट फायर बनाने में भी, बचाने में भी मदद करती हैं ये, ठीक है ना। इसका वो पेन स्टैंड बना लेती हैं, सर्विंग ट्रे बना लेती है, मिरर एजिंग बनाती हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस बनाती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। ये प्रोजेक्ट कहलाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड्स। नाम क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड। एंड न केवल ये महिलाओं के इनकम के लिए है बल्कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भी बहुत अच्छा एफर्ट है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने, और दोनों ने मिल करके ये महिलाओं के लिए स्टार्ट करवाया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है एडिटोरियल ऑफ द डे। पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे द इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ साउथ एशिया। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल लिखा गया है सुहासिनी हैदर जी द्वारा, इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशली जो पाकिस्तान और ये साउथ एशिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइटर हैं ये। अब इन्होंने जो बात की वो बात की कि साउथ एशिया एज अ ग्रुप फेल होता जा रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, साउथ एशिया एज अ ग्रुप फेल हो रहा है। आप सबको पता है कि हमारे साउथ एशिया का एक ही ग्रुपिंग है जिसको हम बोलते हैं सार्क, और सार्क की मीटिंग लगभग 10 सालों से नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑथर ने कहा कि देखो
लगभग 8 से 10 सालों से नहीं हो रही है, ऐसा 10 साल नहीं बोलेंगे, 8 से 10 साल से नहीं हो रही। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ एशिया एज आइडिया, ये जो सेंचुरी थी इसमें साउथ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, लेकिन ऑथर का कहना है कि वो साउथ एशिया नहीं प्ले कर रहा है बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाट इश्यूज आर देयर। बट यही कंट्रीज जब बात किसी और ग्रुपिंग में मिलती हैं तो अच्छे से डिस्कस करती हैं, लेकिन जब साउथ सार्क का नाम आता है तो दे आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये जितने भी साउथ एशियन मेंबर्स हैं दे आर मेंबर्स ऑफ G77, वो G77 के मेंबर्स हैं। अभी G77 ने जो COP हुआ था शर्म शेख इजिप्ट में, उसमें G77 के एफर्ट्स के कारण ही ये जो फिनेंस का मैकेनिज्म है ये सब डेवलप हो पाया है। तो ऑथर का ये कहना है कि जब आप G77 में मिल रहे हो तो वहाँ पे तो आप एज अ ग्रुप मिल करके बात कर रहे हो, एज अ ग्रुप मिल करके आपने वहाँ पे काम किया है, तो फिर आप साउथ एशिया के लिए ऐसे काम क्यों नहीं करते हो। दूसरा इवेंट ऑथर ने बताया कि जब SCO की मीटिंग होती है, SCO का टेररिस्ट मैकेनिज्म आप सबको पता होगा, रैट्स करके है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, और ये SCO के अंतर्गत आता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो उन्होंने कहा कि जब रैट्स के अंदर इंडिया पाकिस्तान मिलते हैं तो वो टेररिज्म को रोकने के लिए, फिनेंसेस को रोकने के लिए, टेररिज्म में होने वाले फिनेंसेस को रोकने के लिए काफ़ी डिस्कशन करते हैं। सो वाई कांट दे डिस्कस एनीथिंग इन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वाई कांट दे डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द सार्क। तो ऑथर ने वही कहा कि वाई इज देयर इज एन only for the SARC and not for other groupings like G77 and your SCO and all, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये सारी मीटिंग्स तो आप कर रहे हैं ना, तो why not SARC also, बिकॉज SARC कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग टुगेदर दीज कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। अब ऑथर ने बोला कि कुछ रीजनल फिगर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने रिफ्यूज टॉक्स विद इंडिया ऑन इट्स ओन डेट्रीमेंट एंड नाउ स्टैंड्स टू मिस आउट ऑन बीइंग पार्ट ऑफ साउथ एशिया एनर्जी ग्रिड। तो ऑथर ने कहा कि देखो लूज कौन कर रहा है, लूज तो यही कंट्रीज कर रही है ना। जैसे पाकिस्तान ने बोला कि हम इंडिया के साथ बात नहीं करेंगे स्पेशली सार्क रीजन में, तो ऑब्वियस सी बात है वो लूज करेगा। साउथ एशिया एनर्जी ग्रिड बन रहा है और ये एनर्जी ग्रिड रीजनल कनेक्टिविटी और एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड हुई हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, जो कि BBIN का भी पार्ट है। ये मूवमेंट और कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, एंड ये इस पॉसिबली श्रीलंका ऑल्सो। तो आप देखो कि ये सारी कंट्रीज इसका बेनिफिट उठाएंगी, लेकिन पाकिस्तान इज लूजिंग आउट ऑन दैट आइदर, चाहे वो एनर्जी ग्रिड की बात करें, चाहे हम फिर आपके रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें। ऑथर ने एक और एग्जाम्पल दिया, देखो कि एक तरफ पाकिस्तान बोलता है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जब अफगानिस्तान जाना होता है तो ट्रक को पास करने की परमिशन भी पाकिस्तान ही दे रहा है ना उधर से, कि हाँ ठीक है यहाँ से पास करा ले जाओ, है ना। तो कुल मिलाकर के दीज आर सम ऑफ द डबल स्टैंडर्ड्स एज वेल। अब बात हो सकती है लेकिन वो करना नहीं चाहते, डोंट नो वाई। और वही चीज़ ऑथर ने भी कही कि साउथ एशिया को अपने इन रीजनल फिजर्स को फिल करना होगा और एक ग्रुप की तरह, एक पावरफुल ग्रुप की तरह बात करनी होगी, एंड दे शुड क्रिएट some mechanism of regional connectivity. They should create mechanism of energy security. They should create mechanism to make this region a well developed region, है ना। And these are the things which author has said in this article. I hope you got clarity regarding that. आपको समझ में आ गया होगा। ऑथर ने कहा इंडिया के भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती, जैसे एक तरफ वो बोलता है कि पाकिस्तान से वो इसलिए बात नहीं करेगा क्योंकि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद वो अब तालिबान से बात कर रहा है। इवन कई हक्कानी नेटवर्क के जो लीडर्स रहे हैं उनसे भी वो बात कर रहा है। तो ऑथर ने कहा कि आप ये कौन सी बात होती है कि मतलब ऑन वन एंड यू आर हैविंग टॉक्स विद ऑल दिस, बट ऑन द अदर हैंड यू आर डिक्लाइनिंग द टॉक्स फॉर विद अ कंट्री विच दैट कैन really turn out to be a very good मतलब initiative. तो all these things are there. I hope you got clarity and I hope आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल। दिस इज़ द आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे न्यू फ्री फूड ग्रेन स्कीम एज एन इल्यूजन और डबल स्पीक। अब देखो यहाँ पे इस आर्टिकल में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें ये टर्म जो इसने यूज़ किया डबल स्पीक, देखो डबल स्पीक इज़ अ टर्म विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर ऑफ द of I think last 1-2 centuries, he is George Orwell, है ना। he is my favorite author। मैंने कई बार आपको बताया कि जॉर्ज ऑरवेल एंड 1984 इज़ माई फेवरेट नॉवल एज वेल। तो 1984 में भी ये टर्म है डबल स्पीक। डबल स्पीक इज़ अ टर्म विच वॉज डिराइव्ड बाय जॉर्ज ऑरवेल ओनली।
तो ये डबल डबल स्पीक का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कुछ और है बट यू आर सेइंग समथिंग अदर। देयर आर टू मतलब कंस्ट्रक्टिंग अपोजिट थिंग्स एंड यू आर सेइंग मतलब यू आर हैविंग अ डिफरेंट थॉट, यू आर सेइंग समथिंग एल्स, है ना, डबल स्पीक। और यू आर सेइंग टू डिफरेंट थिंग्स टू टू डिफरेंट पर्सन्स, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। डबल थिंक भी होता है, डबल स्पीक भी होता है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है यहाँ पे कि जो ये कंसेप्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया फ्री फूड ग्रेन मिल रहा है, 5 किलो ऐसा दे रहे हैं 5, लेकिन ओरिजिनलिटी जब आप देखेंगे तो इट वाज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, यू आर डूइंग नथिंग दैट इज़ वेरी सुपीरियर। ये ऑथर का कहना है। क्यों? क्योंकि ऑथर ने कहा कि भाई देखो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आप सब कुछ दे रहे हो अभी, और अगर आप 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो मतलब कि मोर देन 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज करेंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ द NFSA एंड PMGKAY। मतलब भारत की 40% जनसंख्या तो अभी ऑलरेडी ना तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है, ना ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर है। तो पहले तो आप केटर ही केवल 60% को कर रहे हो। दूसरी चीज़, जो सेंसस है वो आपका 2011 का सेंसस है, वो भी अपडेटेड नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी डिजर्विंग हैं, मतलब ऐसे बेनिफिशरीज जो होने चाहिए थे, और इसका नंबर भी निकाला है ऑथर ने कि लगभग 100 मिलियन बेनिफिशरीज ऐसे हैं, स्पेशली चिल्ड्रन बॉर्न इन द लास्ट डिकेड, हु आर मिसिंग फ्रॉम द राशन लिस्ट। वही मिस कर रहे हैं राशन लिस्ट। तो फिर ऑथर ने कहा कि ये एक तरीके से डबल स्पीक ही तो हुआ कि एक तरीके से आप दिखा रहे हो कि आपने देखो कितना सब कुछ किया, ऑन द अदर एंड यू आर लीविंग दिस मच पॉपुलेशन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस स्कीम्स एंड ऑल। तो दिस इज द थिंग विच इज देयर। इसके अलावा ऑथर ने कुछ और कमियां भी पॉइंट आउट की है, जैसे कि यहाँ पे नरेगा का उन्होंने बोला है कि देखो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आप लेकर के आए, 100 दिन का रोज़गार देने की आप बात करते हो, मतलब जो अनस्किल्ड वर्क है अडल्ट को देने की, रूरल अडल्ट को देने की बात करते हो, लेकिन वहीं पे अगर आप देखो तो ना तो इनकी पेमेंट मतलब पेमेंट इनकी रेगुलर टाइम पे आती है, ना फंड्स मिल रहे हैं इनको, फंड्स भी कट किए जा रहे हैं बजट में हर साल। और अभी नेशनल जो वो मॉनिटरिंग सिस्टम ला दिया गया, उसमें जो अटेंडेंस का सिस्टम लाया गया है, उससे महिलाओं को और तकलीफ हो रही है। तो ऑथर ने वही कहा कि सारे स्कीम्स को अगर हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, या हमने जो सही बेनिफिशरीज हैं उनको इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर के कारण चलते उनको मान लो हम बेनिफिट नहीं दे पाए, तो दैट इज़ नॉट द विक्ट्री, दैट इज़ एक्चुअली द लॉस ऑफ दिस गवर्नमेंट, है ना। तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेड इन दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो है इंडिया का नया प्रपोजल फॉर माइग्रेंट वोटिंग। ये कई बार हमने डिस्कस किया, हालांकि रिमोट वोटिंग मशीन जो है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि ऑथर ने यही कहा है कि इसका जो इसमें जो कमियाँ थी, पहले जो वीवीपैट की कमियाँ थी वो अभी भी कमियाँ रहेंगी, ऐसा तो नहीं कि वो कमियाँ हट जाएंगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो कमियाँ थी वो भी अभी हट जाएंगी। वीवीपैट की एक मेजर कमी जो यहाँ पे ऑथर ने बताई वो ये है कि इसको वोटर वेरीफाइबल बोलते ज़रूर हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट वोटर वेरीफाइबल। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट निकलती है, जो चिट निकलती है, जैसे आपने वोट किया तो उसमें एक 7 सेकंड के लिए चिट निकलती है, बट हो सकता है कि आप उस चिट को ना देख पाएँ। जब तक वो चिट आपके हाथ में नहीं आ रही है तो आपको क्या पता कि उसमें क्या क्या वोट गया है, किसको वोट गया है। कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू सी दैट, उसको दूसरी तरफ से निकली तो क्या करोगे, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन, एंड ऐसे में आप मतलब वीवीपैट का ये भी नियम है कि अगर आपने क्लेम किया कि आपका वोट किसी और को गया है, और फिर वहाँ पर जो इलेक्शन ऑफिसर रहेगा वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, और उसने अगर एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया और ऐसा प्रूफ हो गया कि सही वोटिंग हो रही है, तो फिर वो आपको पनिशमेंट भी देने का अधिकारी है। तो देखो इस तरह से पनिशमेंट के जो प्रावधान है, इससे तो और ज़्यादा डिस्करेज ही होगा ना। तो वोटर क्यों बोलेगा कि हम डाउटफुल हैं, हम डाउटफुल नहीं हैं, है ना, तो दे विल नॉट बी इन डाउट। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ऑथर ने कहा कि जो वीवीपैट और ईवीएम के इश्यूज थे वो तो अभी भी इश्यूज हैं, ऐसा नहीं कि वो हट गया। ऊपर से एक नया इशू आ जाएगा कि ये बाहर संचालित होगी ये मशीन। आप सबको पता है कि वोट अगर बिहार में पड़ रहे हैं, इलेक्शन अगर बिहार में है और उत्तर प्रदेश से एक बंदा वोट कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ हैं। क्या गारंटी है कि वो बंदा उत्तर प्रदेश से बिहार आकर के वोट नहीं करेगा? दोनों पास पास में है, या मान लो बिल्कुल बॉर्डर पे हो बिहार के किसी स्टेट के, और बिहार यूपी में, और वहाँ से वोटिंग कर रहा हो, और हो सकता है 2-3 घंटे में यूपी आकर के भी वोट कर जाए। तो क्या गारंटी है कि आप एक ही दिन में 2 वोट्स को रोक पाओगे उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। दूसरा, क्या गारंटी है कि उसका नाम वहाँ से हट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ना, चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो बिहार में लागू रहेगा। भैया बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है, तो आप इसको यूपी में किस तरीके से रोकोगे, उसको कैसे मॉनिटर करोगे, या महाराष्ट्र में कैसे मॉनिटर करोगे कि बंदा कोई प्रचार ना करे 48 घंटे के पहले। ये सारी चीज़ें इश्यूज़ हैं जो रेगुलर इश्यूज़ आएंगे। इसके अलावा जो
होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज पॉइंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। एंड वही है कि एक जो RVM जो है आपकी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो लगभग 72 मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को हैंडल कर सकती है। तो ऑथर ने बोला कि ये कैसे पता चलेगा कि सही वोटिंग जो लिस्ट है वही सामने वाले को दिख रही है, या उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, या उसमें कोई मतलब टेम्परिंग नहीं की गई है। टेम्परिंग को कैसे रोकेंगे? क्या ये कोड ऐसा है जो टेम्पर किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि रिमोट कनेक्शन हो रहा होगा ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बिग क्वेश्चंस विच आर स्टिल देयर। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही देखा जा सकता है कुछ। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। न्यूज़ मार्क्ड फॉल्स बाय PIB टू बी टेकन डाउन। ड्राफ्ट रूल आया जिसमें ये कहा गया है कि PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिस न्यूज़ आइटम को भी फैक्ट चेक करके बोल देगा कि ये फॉल्स है, उसको उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको वो कंटेंट टेक डाउन करना पड़ेगा। रूल 3(1)(b)(5 जो है किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 का, उसका रूल 3(1)(b)(5 कहता है कि जैसे ही मतलब वो पोस्ट मतलब जो कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई किया गया है बाय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज फॉल्स कंटेंट, तो उस कंटेंट को टेक डाउन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो दिस इज वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे चल रही है सुप्रीम कोर्ट बेंच क्वेश्चंस यूटिलिटी ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव एंड एक्टिव पैसिव यूथनेशिया के ऊपर ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया के बीच में डिफरेंस बता दूं। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है किलिंग अ पेशेंट बाय एक्टिव मींस, मतलब कि इंजेक्टिंग अ पेशेंट विद अ लीथल डोज ऑफ ड्रग, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्टिवली जब आप कोई चीज़ इंजेक्ट करके लीथल डोज दे करके उस व्यक्ति की मतलब एक तरीके से जान नहीं लेता। हालांकि इसमें एक यूथनेशिया एक ऐसा कंसेप्ट, इसमें व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाए या व्यक्ति मतलब वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए जब वो अपने लिए डिसीजन ना ले पाए, और ऐसा मान ले कि अब ये रिकवर नहीं हो सकता, उसके बाद उस व्यक्ति को मतलब उस पेन से मुक्त करने के लिए किया जाता है। बट एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है कि उसको आपने मारा है किस मीन से, बाय इंजेक्टिंग विद अ लीथल डोज ऑफ ड्रग, है ना। इसको एग्रेसिव यूथनेशिया भी कहा जाता है। पैसिव यूथनेशिया में आप कुछ उसमें डालते नहीं हो, आप बस उसको जो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है या वेंटिलेटर है वो प्रोवाइड नहीं करते हो, मतलब वो नहीं लगाते हो, वो आप उसके हटा देते हो। सिंपल सी बात है, मतलब यू जस्ट लेट हिम मतलब लिव ऑन हिज ओन, मतलब उसको अलग से वेंटिलेटर सपोर्ट ना दे करके ये, तो दिस इज पैसिव यूथनेशिया, ठीक है ना। तो दीज आर द टू कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है लिविंग विल का कंसेप्ट है। तो लेट मी टेल यू द कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल। अ लिविंग विल इज अ हेल्थ केयर डायरेक्टिव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिविंग विल क्या होता है? एक हेल्थ केयर डायरेक्टिव है in which people can state their wishes for their end of life care, जिसमें लोग अपने एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना, कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो अपने डिसीजन ना ले पाएँ तो किस तरीके से उनकी केयर की जाए, एंड केयर, वो उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ की लिविंग विल बना कौन सकता है? तो पहले तो एक एडल्ट विथ साउंड एंड हेल्दी माइंड पहले ही बना सकता है। ऐसा नहीं कि आप मर रहे हो तभी आपने लिविंग विल बनाई। आप साउंड और हेल्दी माइंड के हैं, वॉलंटरली एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बेसिस पे आप बनाएंगे, ठीक है ना। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स इन अ लैंग्वेज एब्सोल्युटली क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब मेडिकल ट्रीटमेंट आपका हटा लिया जाए या विड्रॉ कर लिया जाए। इसमें ये होना चाहिए कि specify that the will can be revoked if at any time. It should give the name of guardian और close relative. guardian या close relative का दो कि अगर आप पे ऐसे लास्ट टाइम पे हो जो आपके लिए पैसिव यूथनेशिया का डिसीजन ले सके। पैसिव यूथनेशिया आप सबको पता है कि अलाउड है अभी, है ना। इफ़ देर आर मोर देन वन लिविंग विल द लेटेस्ट वन विल बी वैलिड, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। प्रिजर्व आप कैसे करेंगे? तो विल शैल बी अटेस्टेड बाय 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस, प्रेफरेबली काउंटरसाइंड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास असाइंड, ठीक है ना। JMFC द्वारा ये साइन होना चाहिए। और इट शैल JMFC जो है वो एक कॉपी, हार्ड कॉपी प्रिजर्व करेगा, डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करेगा, एंड रजिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कॉपी फॉरवर्ड करेगा। इसके अलावा फैमिली को भी मतलब इन्फॉर्म करेगा JMFC। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं। इन अ लैंडमार्क शिफ्ट चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइंस इन 2022। तो एक लैंडमार्क शिफ्ट हुआ है, चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है 8,50,000 इन 2022। दिस इज द फर्स्ट सच फॉल सिंस नेशन वाइड फेमाइन इन 1961। 1961 के फेमाइन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है। एंड ये आपको पता है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, और इंडिया इस महीने जहाँ तक है चाइना को ओवरटेक कर लेगा एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। सेबी मुल्स अ न्यू फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फंड। सेबी आप सबको पता है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। इसने कहा है कि इसने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाला है, ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स फैसिलिटी। ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका एम क्या है? इसका एम है इन्वेस्टर्स की पैसे को बचाना फ्रॉम मिसयूज बाय द स्टॉक ब्रोकर्स। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो उनके इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ छेड़खानी ना कर सके, इस कारण से जो फंड्स है वो पहले ही ब्लॉक करके रखा जाएगा सेबी के द्वारा। ठीक है ना। इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अगर वो ट्रेड से करना चाहते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो वो ब्लॉक्ड फंड्स का यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड ब्लॉक करके कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे जो ट्रांसफ़र करने की नौबत आती है ना स्टॉक ब्रोकर को पैसे ट्रांसफ़र करने की, वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है ना। तो बार बार जब पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे तो ऑब्वियस बात है इन्वेस्टर का वो बचेगा। तो दैट इज़ द थिंग। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।